भारतीय जनता पार्टी की ज्येष्ठ नेता सांसद आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, गोपाल जी, राजशेखर जी, आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित इस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस इस नेशनल कन्वेंशन में सहभागी हुए सभी आदरणीय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज की ये विचार गोष्ठी, ये कन्वेंशन रखा है। मैं मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर देश में कुछ अच्छा शासन करना है तो समस्याओं का अध्ययन भी करना पड़ेगा और उसको सुलझाने के लिए सही नीति भी बनानी पड़ेगी। मैं कुछ दिन पहले हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद हुई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि पार्टी ऑफ अपोजिशन इस मोड से बदलकर अब हम पार्टी ऑफ गुड गवर्नेंस में आना होगा, क्योंकि देश हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम देश के भविष्य को और देश के तकदीर को बदलने की ताकत इस देश में किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये देश की हम सबसे अपेक्षा है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के इस कार्यक्रम में आपके सामने शरीक होने का मुझे मौका मिला। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों काम कर रही है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, आपने क्यों काम करना चाहिए, इसका मकसद क्या है। मोटे तौर पर बहुत सी बातें कहने लायक है, पर आपके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये हमारी प्रेरणा है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है और राष्ट्रवाद के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है और हमारी पहचान भी नेशनलिस्ट पार्टी करके है। दूसरा विषय जो हमने स्वीकार किया है वो आज की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है कि गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस और डेवलपमेंट, आर्थिक सुशासन और विकास, ये देश की सर्वांगीण प्रगति और उन्नति विकास के लिए किस मार्ग से हम जाएंगे, इसके लिए गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हमारा टूल है, ये हमारा मिशन है। इसमें जो उद्दिष्ट के रूप में हमने रखा है वो हमारा सोशल इकोनॉमिक थिंकिंग है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और रहने के लिए उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान के रूप में माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हम हमारा सपना पूरा होगा ऐसा समझेंगे, हमारा कार्य पूरा होगा ऐसा समझेंगे। ये उन्होंने अंत्योदय की व्याख्या के रूप में कहा है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो अंत्योदय के रूप में द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, ये केंद्र बिंदु मानकर हमको काम करना है। ये अंत्योदय का विचार, ये हमारा उद्देश्य है। और ये करते समय 3 बातें हमने ध्यान में रखी है और वो है सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव। जात, पंथ, धर्म, भाषा, लिंग भेद इसका विचार न करते हुए, किसी भी आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण की बात को न मानते हुए, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी, सामाजिक समता, आर्थिक न्याय, इसको हमने स्वीकार किया है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता को नष्ट करके हम सामाजिक सद्भाव का वातावरण तैयार करें और विकास की इस प्रक्रिया में सबको समान अधिकार मिले, सबको समान कार्य करने का मौका मिले और सबका समान विकास हो। जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका प्रिंसिपल यही है कि समाज के सभी लोगों का समान विकास हो, समान मौका मिले
और वो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में निश्चित रूप से सहभागी हो। और इसके साथ साथ आखिरी में पांचवा मुद्दा जो हमने रखा है कि हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति बहुत महान है। हमारी शैक्षणिक और सामाजिक व्यवस्था जो मूल्याधिष्ठित आधारित है वो पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं याद करूंगा, बीच में मैंने किताब पढ़ी थी, 5 थोर लोगों के भाषण उसमें थे। मार्टिन लूथर किंग का था, नेल्सन मंडेला का था, उसमें चर्चिल का था, उसमें स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में जो भाषण हुआ वो भी था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिकागो के भाषण में जो कहा था, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं आपके पास ये भी कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि आपका भी धर्म, आपका ही भगवान उतना ही श्रेष्ठ है जितना मेरा भगवान और मेरा धर्म श्रेष्ठ है। और आगे उन्होंने विश्व बंधुत्व का विचार रखा। और संस्कृत में एक सुभाषित है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। उसका अर्थ ऐसा है कि जिस प्रकार से आकाश से पानी नीचे आता है और नदी को मिल जाता है और नदी का पानी अंतिमतः समुद्र को मिल जाता है, उसी प्रकार से किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंतिमतः वो केशव कहने भगवान को ही पहुंचता है। विवेकानंद जी ने ये बात कही और ये जो फिलॉसफी है विवेकानंद जी ने बताई, ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्रेरणा का विषय बना। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो विचारों की विरासत है, संस्कृति, इतिहास है, जो विवेकानंद जी जैसे महान विचारकों से हमारे को मिला है, उस विचार को आधार में लेकर विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके भविष्य का हिंदुस्तान हमको निर्माण करना है। यही हमारा मकसद है। हम क्या करना चाहते हैं? हम भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्त हिंदुस्तान निर्माण करना चाहते हैं। हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण करना चाहते हैं। और इसके लिए 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कालीकत के अधिवेशन में जो कहा था, वो आज हम फिर उसी बात को लेकर आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। बहनों और भाइयों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर हमारी जनता गरीब है। इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, नॉट टेकिंग डिसीजंस and no commitment with the society, country and the poor man। और ये बातों को ध्यान में लेकर भारतीय जनता पार्टी सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहती है। मेरे मन में दृढ़ विश्वास है और इतिहास के आधार पर मैं आत्मविश्वास के साथ आपको ये बात कहना चाहूँगा। आप सबके सहयोग से, हमारे सबके प्रयासों से मेरा विश्वास है कि हम देश का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। और इसलिए मुझे याद है कि 18वीं सदी जो थी हमारे देश के इतिहास में, ये सब जगह मुगल सल्तनत का बोलबाला था। 19वीं सदी जब आई तो अंग्रेज एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई, सब तरफ यूनियन जैक दिखने लगा। और जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका एक सुपर पावर करके पूरी दुनिया के सामने आई। 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, बायोटेक्नोलॉजी की है, वो हिंदुस्तान की है, भारत की है, हम सब की है। क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूरे दुनिया में, मैं चाइना भी गया था, जर्मनी भी गया था, जापान भी गया था, सब देशों में जब जाता हूँ तब विदेशियों से जब मिलता हूँ तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के इंटरव्यू करते हैं तो पहले बार वो लिस्ट देखते कि इसमें इंडियन कितने, उनको सिलेक्ट कर देते हैं। मुझे एक जापान के उद्योगपति ने पूछा था कि मिस्टर गडकरी, मुझे बताओ कि आपके हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है? तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उनको बहुत अच्छा भाषण दिया कि अमेरिका में 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भारतीय संस्कृति, इतिहास में, वनडे क्रिकेट में जैसे बैटिंग की जाती है वैसे 2020 की बैटिंग में करा। उन्होंने एक गुगली बॉल डाल के मेरी विकेट उड़ा दी। जब उन्होंने मुझे पूछा कि मिस्टर गडकरी, व्हेन यू हैव एवरीथिंग
then why your country is poor? तो ये कहने के बाद मैंने कहा your food is very nice. तो उन्होंने कहा no 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 don't divert this subject, please tell me why your country is poor. और मैं जब जवाब नहीं दे रहा था तो उस व्यक्ति ने जो कहा वो हमारे लिए बहुत सोचने लायक है. उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट ए पुअर नेशन, इट इज ए पुअर मैनेज नेशन. और मुझे लगता है कि ये पुअर मैनेज जो है इसको सुधारना ही हम सबका मकसद है. ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हो? डेवलपमेंट के दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं. समय की कमी है इसलिए मैं फास्ट लेके जा रहा हूँ क्योंकि कुछ सभी विषयों का स्पष्टीकरण देना संभव नहीं होगा, पर इसको सबको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन इसका कर रहे हैं. आपका भी इसमें सहयोग चाहिए. हमारे डेवलपमेंट के दो क्षेत्र है, एक है इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है इंडस्ट्री, और दूसरा एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो चार बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये चार बातें जहां होगी वहां इंडस्ट्री आएगी. इंडस्ट्री आएगी वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा. कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ आएगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा. जहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा वहाँ पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा और वहाँ तरक्की होगी. अब लघु उद्योग है, मीडियम उद्योग है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, उद्योग के अनेक प्रकार है, एजुकेशन, स्किल एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी के कोर्सेस है, प्रोफेशनल व्यवसाय विमुक्त तांत्रिक शिक्षा है, हंड्रेड्स ऑफ थिंग रिलेटेड विद द सब्जेक्ट. एयरपोर्ट्स है, रोड्स है, वाटर ट्रांसपोर्ट्स है, वाटर है, सभी है. और ये अगर ठीक से इसका नियोजन नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा. पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में ये कहा था कि वी वांट मैक्सिमम प्रोग्रेस, डेवलपमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. मासेस में जब काम होगा और उत्पादन अधिक बढ़ेगा तो वो सही आर्थिक नीति होगी. दुर्भाग्य से 47 के बाद हमारी नीति ये रही कि सरकार ने होटल्स खोले, एयरपोर्ट खोले, रेलवे स्टेशन खोले, एक्सप्रेस, सभी रोड, बिजली, सब, नोटों के फैक्ट्री से लेकर सुई बनाने तक, मेडिसिन से लेकर होटल तक, सब में सरकार आई. मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को एक सवाल पूछा कि मुझे ऐसी जानकारी दो कि 47 के बाद देश में पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसमें से अभी कितनी इन्वेस्टमेंट डेड हुई है, कितनी जिंदी है. उन्होंने अंदाज से मुझे बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर आज तक देश में सरकारी कंपनी और गैर सरकारी कंपनियों में 5,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई. ये उन्होंने बताया आंकड़ा, मेरे पास इसका आधार नहीं है. उसमें मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि 85 to 90% इन्वेस्टमेंट डेड हो गई. अब गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट का काम व्यापार करना नहीं है. मैं, एक कहावत है, जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी. तो ये कोई इंडस्ट्री चलाना, हवाई जहाज चलाना, ये होटल चलाना, ये अशोका होटल की हालत कैसी बनी है, सेंटा वाटर क्यों बेचने के लिए निकले और इसे खरीद के चले गए. अच्छे, तो पहली बात, गवर्नमेंट इज सपोज टू मेक द पॉलिसीज, दे आर नॉट सपोज टू रन द बिजनेस. दुर्भाग्य से बाय एंड लार्ज सरकार जहां जहां व्यापार करती है उसका अनुभव अच्छा नहीं है. तो हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर का अध्ययन करना पड़ेगा. अब इंडस्ट्री में पॉलिसीज आएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, कोई बहुत से उसमें 15-20 प्रकार उसके अलग अलग इंडस्ट्रीज के हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर के हो सकते हैं. हमको सेक्टर वाइज डिटेल में जाना पड़ेगा, नीति बनानी पड़ेगी. सूत्र क्या है? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, रोजगार की निर्मिति, गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, महंगाई से मुक्त हिंदुस्तान करना है, गांवों का विकास करना है, समान विकास के अवसर सबको देना है, जात, पंथ, धर्म, भाषा, लिंग भेद न करते हुए समान मौका सबको देना है. दिस इज अवर टारगेट्स. ये पकड़ के हम चल रहे हैं और इसको सबको हमको विचार करके जाना है. दूसरा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर का है, और एग्रीकल्चर में जो है उसके लिए अगर बढ़ावा देना है तो 5 बातें जरूरी है. इरिगेशन, पानी, और केवल पानी से नहीं होगा.
वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। आज कावेरी का पानी के लिए 2 राज्य लड़ रहे हैं, पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि अटल जी की बात मानी जाती तो इस देश में इस बात पर विवाद नहीं हो रहा है कि हमारा कितना पानी सागर में मिल जाता है, उसको हमने कैसे बचाना और रिवर कनेक्टिविटी करके वो पानी हमने उपयोग में कैसे लाना, इसके लिए देश में विवाद नहीं हो रहा। जबकि इतना बड़ा पानी हमारे देश का सागर में चला जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। पर हमारे देश में अगर अटल जी की बात मानी जाती और रिवर कनेक्टिविटी अगर होती तो आज शायद कावेरी के पानी के लिए झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल। मुझे बताइए कि इस्राएल में मैं 6-7 बार गया हूँ, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी में मैं खुद इंटरेस्टिंगली 8 साल से काम कर रहा हूँ। तो इस्राएल में मैं मेरे यहाँ के 50 किसानों को लेकर गया था और उन्होंने ड्रिप के द्वारा, स्प्रिंकलर के द्वारा उनका उत्पादन 3 गुना बढ़ाया है। हमारे यहाँ अगर 1 हेक्टर में 15 से 20 क्विंटल अगर कपास होती है तो इस्राएल में 60 क्विंटल होती है 1 हेक्टर में। उनके फ्रूट्स, सब्जियां, उसकी क्वालिटी देखो ग्रीन हाउस में कैसी होती है। तो टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज इज वेरी एसेंशियल। और अगर हम सही एक्सपर्टाइज और पानी का सही यूज करते हैं, उसमें सोल्यूबल फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, ड्रिप करते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं, ग्रीन हाउस खड़े करते हैं, तो वी कैन इंक्रीज 3 times अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में पानी चाहिए, दूसरी बिजली चाहिए। देश के ग्रामीण क्षेत्र में 14-14 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। अगर गाँव में अगर कंटिन्यूअस लाइन ही नहीं रहेंगी, मैं हमारे एक एग्रोटेक करके है, उसमें हम लोग हल्द, तिखट, मसाले सब तैयार करते हैं। ऑर्डर है पर बिजली नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रोज आती 2 घंटे बिजली, आती 2 घंटे जाती, प्रोजेक्ट का बैंड बाजा बज गया। गांव में इंडस्ट्री नहीं चल सकती, गांव के लड़के, किसानों के लड़के, आदिवासियों के बच्चे रात को अध्ययन नहीं कर सकते। गांव की परिस्थिति बहुत खराब है और इसलिए एग्रीकल्चर की उन्नति, गांवों की उन्नति करनी है तो 24 घंटे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए। अब आज स्थिति ऐसी है कि मर्सिडीज गाड़ी अगर खरीदनी है तो ब्याज का दर 10% है और क्रॉप लोन लेना है या ट्रैक्टर खरीदना है तो 14 से 15%। मुझे बताइए, देश का किसान आत्महत्या कर, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, सुसाइड्स किया है। आज खेती इकोनॉमिकली वायबल नहीं है और मुझे इस बात का गौरव है कि कोई भी चीज फ्री ऑफ चार्ज देने के मैं विरोध में हूं, पर आग्रह से जो स्थितियां है उसको देखते हुए किसान को जिंदा रखने के लिए हमारी कर्नाटक की सरकार ने किसानों को 0% ब्याज से क्रॉप लोन देते हैं और बिजली मुफ्त दी है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को 0% ब्याज से लोन दिया है, क्रॉप लोन दिया है, और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1% ब्याज से दिया है। हम किसान को जिंदा रखेंगे तो देश जिंदा रहेगा। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है। आज गांवों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्वालिटी लाइफ नहीं है, स्कूल्स नहीं है, रोड्स नहीं है, और गांव के लोग दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज में आ रहे, झुकी झोपड़ियां बढ़ रही है, हमारे अर्बन प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई थी और नेशनल हाईवे का 4 लेन में रूपांतरित करने का अटल जी ने जो मुझे काम दिया था, तब मैंने उनको मेरे रिपोर्ट पर मुख्य पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का। वो वाक्य ये था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आज 65 साल के बाद गरीबी हटाओ के पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर सोनिया गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, अब नेहरू जी का पोता भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है, पर गरीबी दूर नहीं हुई। 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रम आए, 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे हुए, गरीबों की बात हुई। परिस्थिति है कि गरीब गरीब होते जा रहा है और धनवान धनवान होते जा रहा है। जो सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात गोपाल जी हम सब कर रहे हैं, वो कैसी होगी? गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे होगा? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की निर्मित कैसी होगी? कृषि क्षेत्र को सस्टेनेबल ग्रोथ में कैसे ला सकेंगे? हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को प्राधान्य मिलकर गांव में रोजगार की निर्मित कैसे होगी? इन सब बातों पर हमको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा।
और इसलिए एग्रीकल्चर में प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। स्वाधीनता के 65 साल के बाद हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि इस देश में हर साल 58,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है और मेरे अंदाज से 60 से 65,000 करोड़ के फ्रूट वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं। अब मुझे बताइए कि इस देश में अगर सड़ता है तो क्या इसके लिए प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की भी हमारी लायकी नहीं है? क्या इसके लिए भी हमको एफडीआई रिटेल की जरूरत है, क्योंकि देश में हम गोडाउन भी नहीं बना सकते? कितनी हास्यास्पद बात है। इसको कभी प्राधान्य दिया नहीं हमने, इसके तरफ ध्यान ही दिया नहीं। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को और वाटर को, इरिगेशन को हमने प्रायोरिटी नहीं दी। गांवों का सत्यानाश हुआ, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी, गरीबी की संख्या बढ़ी और गांव से पॉपुलेशन शहरों की तरफ आई। आपको पता है कि हमने तय किया कि इरिगेशन को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, सिंचाई को। आज ये स्टेट सब्जेक्ट है और ये कुछ प्रोजेक्ट को जो कर रहे हैं उसमें भी बराबर पैसा नहीं मिलता। मेरे क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट है जिसका मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो गोसी खुद की चर्चा जो मीडिया में चल रही, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं 5 जिलों से चुनकर आया हूँ। विदर्भ में मैंने उसको राष्ट्रीय प्रकल्प करके झगड़ा किया जब अभी मैं असेंबली का मेंबर हूँ। वहाँ 10,000 किसानों ने मेरे क्षेत्र में आत्महत्या की है। प्रोजेक्ट 900 करोड़ का था। राजीव गांधी जी ने 28 साल पहले भूमि पूजन किया और उस प्रोजेक्ट का आज कीमत 14,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। 300 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। किसानों के लैंड एक्विजिशन के पैसे जो कबूल किए वो दिए नहीं। वहाँ पुनर्वसन का काम बंद पड़ा है, प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल है। और इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर होने के नाते मेरे पास लोग मिले और मैंने पत्र लिखा कि इसका एलोकेशन तुरंत करिए और प्रोजेक्ट को पूरा करिए। तो 2 दिन चर्चा हो रही कि मैंने क्या गुनाह किया। मैंने किसी 300 कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर गलत काम करे वो मंत्री जाए, उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको जिसको जो करना है उसको ब्लैकलिस्ट करे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे एरिया का प्रोजेक्ट कम करके अगर 10 लाख एकड़ जमीन पानी के नीचे आएगी तो मेरे यहाँ के किसानों की जान बचेगी। प्रोजेक्ट पर 14,000 करोड़ के डेढ़ एसेट हुए, उसको पूरा करिए। ये कहना भी गुनाह हो गया तो मेरे समझ में नहीं आता कि मीडिया भी मुझे मार्गदर्शन करे कि अगर मैंने नहीं किया तो नई स्टोरी लगी। गडकरी होने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गडकरी क्या कर रहे हैं? अगर गडकरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अरे क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये क्या तमाशा है? और इसके लिए ये पत्र पर विवाद हो सकता है। इसका कारण मैं 10 पत्र लिखूंगा, 5 पत्र लिखे मैंने, 1 नहीं 5 नहीं 10 5 पत्र लिखे और 10 लिखूंगा कि मेरे एरिया के किसानों के आत्महत्या रुकनी चाहिए। जो किसान आंदोलन कर रहे भूमि ग्रहण का विषय को लेकर, उनका मुबदला मिलना चाहिए। जो पुनर्वसन का काम है वो पूरा होना चाहिए और 14,000 करोड़ के डेढ़ एसेट्स प्रोजेक्ट पूरा करके किसान को पानी मिलना चाहिए। जिसने भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर 300 कॉन्ट्रैक्टर है, वो कार्रवाई करो, ब्लैकलिस्ट करो, जो करना करो। हमारे ही पार्टी ने, एमएलए ने और लोगों ने बाहर निकाला है। ऐसे 150 प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। कॉन्ट्रैक्ट देने वाली सरकार इनकी, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ये, लक्ष्मी दर्शन लेने वाले ये, प्रोजेक्ट को 900 करोड़ का 14,000 करोड़ में ले जाने वाले ये, और ऊपर से मैं प्रोजेक्ट पूरा करूं तो भी मीडिया को मेरा पत्र देने वाले भी यही। और प्रदेश के कांग्रेस का अध्यक्ष भी पत्र लिखता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करो। मुख्यमंत्री भी पत्र लिखा है, ऐसी मेरी जानकारी है। ये मुकुल वासनिक मंत्री है, उसने भी लिखा है, अनेक सांसद और आमदारों ने, विधायकों ने भी लिखा है। तो मैंने पत्र लिखकर गुनाह किया, इसकी 2 दिन चर्चा, ये शोध पत्री करी। ये कैसा देश आगे? तो इरिगेशन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए। ये बात भी महत्वपूर्ण है। अब जो महत्वपूर्ण बातें जो नेशनल रिसोर्सेज के बारे में जो है, उसके बारे में मैं आपके विचार के लिए कुछ मुद्दे आपके सामने रखूंगा। जल, जमीन और जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ जो आपने वाटर रिसोर्सेज की बात की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तो अलग हमारा एक सेल भी है। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं श्रीराम जो है हमारा बोला है ना, उससे आप बीजेपी के जल नीति के बारे में जरूर आप प्रेजेंटेशन लीजिए। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 3 बातों पर विचार कर रहे हैं: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हमारे विचारों के अनुरूप इन 3 विषयों को आधार बनाकर देश के भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर फिलोसॉफी
और उसके परिप्रेक्ष्य में विचार करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण का विचार करके नीति बनाना, ये हमारा मकसद है। और इसके लिए और एक बात, कल हमारी ई गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस हुई, कभी आप यूट्यूब पर जाइए, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे लगता शायद कल भी थी, आज शायद होगी, 2 दिन से 4 और 5। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद ई गवर्नेंस। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने वो लोक सेवा गारंटी कानून निकाला है, जिससे आपको एनओसी चाहिए, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाएगा 8 दिन में। मैं दुनिया के अनेक जगह पर गया हूँ, मंत्रालय में गया हूँ, कोई लोग ही नहीं दिखते। और हमारे यहाँ जो लोग घूमते हैं नेताओं के पीछे, मेरे समझ में नहीं आता क्यों घूमते हैं। इसका कारण हमको लोगों को घुमाने में बड़ी मजा आती है, नेताओं को भी और अफसरशाही को भी। घुमाओ, आ जाओ, कल आओ, दोपहर को आओ, देखता हूँ, करता हूँ, झूठ बोलना, ये क्यों करते हो? होता है तो हाँ, तो नहीं करता तो नहीं तो। और इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ, ये एक ही विषय जो है, यही 1 दिन नहीं 10 दिन के कॉन्फ्रेंस का है, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद ई गवर्नेंस। नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत, पंचायत, राज्य सरकार, उसके सब डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार, उसके सब डिपार्टमेंट, जुडिशरी, कारपोरेशंस, सब में अगर ई गवर्नेंस आएगा तो हमारा यहाँ का भ्रष्टाचार 80% कम हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग लग जाएगा, खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने 8000 करोड़ के काम इंफ्रास्ट्रक्चर में किए, और केवल मेरा डिपार्टमेंट था 2200 करोड़ का, 3200 करोड़ का, तो 39,000 लोग काम करते थे। और 8000 करोड़ का काम जिन्होंने किया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट और सब प्रोजेक्ट किए, उसमें केवल 50 लोग थे। कितने? 49। 5 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, 4000 करोड़ हमने कैपिटल मार्केट से खड़े किए, और जो काम है उसके पैसे भी वापस हो गए। जो सबसे बड़ा टेंडर आया था एक्सप्रेस हाईवे का, वो 3600 करोड़ का था, वो हमने रिजेक्ट किया, और हमारे भारतीय सरकारी इंजीनियर्स की मदद लेकर वो 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने 1650 करोड़ में पूरा करके 2000 करोड़ बचाए। जो फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट 1800 करोड़ का था, वो 1000 करोड़ में हुआ। ये सीलिंग प्रोजेक्ट आधा मैंने पूरा किया, जो आप टीवी पर देखते हैं, और 420 करोड़ में इसका कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को दिया, काम शुरू हो गया। फिर हमारी सरकार चली गई, तो वो प्रोजेक्ट अब 1780 करोड़ का हुआ है, डिले के कारण। ये हो सकता है, और इसमें आप में से बहुत चार्टर अकाउंटेंट है, आप समझ जाओगे, ये टेक्निकल प्री क्वालिफिकेशन एंड फाइनेंशियल प्री क्वालिफिकेशन, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो सरकारों में इतना ही बाकी है कि सफेद शर्ट पर काला टाई पहने हुआ जो व्यक्ति आएगा, वही ये कंट्रैक्ट लेने के लिए कैपेबल है, इतना ही लिखना बाकी रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर को काम चाहिए, वही प्री क्वालिफिकेशन के टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म लिखता है। आप सब फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, आपको मालूम है जगलरी क्या है। और इसके कारण क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। अगर हमको राज्य चलाना है, सरकार चलाना है, पार्टी चलानी है, कारपोरेट चलाना है, तो 5 बातें जरूरी है। मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं बना, मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपने पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके इस देश के लिए, गरीबों के लिए मैं किस प्रकार से काम कर सकूं, उसका जीवन कैसे सुसह्य कर सकूं, मैं हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने में छोटी सी भूमिका क्या कर सकता हूं। तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। द स्पिरिट ऑफ द पार्टी इज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। द स्पिरिट ऑफ द आइडियोलॉजी इज increasing more employment potential. The spirit of the ideology is welfare of the poor person. The spirit of the ideology is socio-economic justice. The spirit of the ideology is not playing any politics on the basis of caste, creed, sex, nothing doing. We are all equals. सबको समान अधिकार है, सबको समान मौका मिलेगा, सबका समान विकास होगा, गरीबों की संख्या कम होगी, देश का विकास होगा, और हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। We have got all potentials, technology, science, spiritual power, नैतिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, सोशल सिस्टम, इतिहास, विरासत, संस्कृति, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सबका उपयोग करके भारतीय विचारों पर आधारित
21वीं सदी के हिंदुस्तान का मॉडल हम ऐसा बनाना चाहते हैं। इसी क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, क्लैरिटी के साथ विजन बनाने का प्रयास हमने शुरू किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, दुनिया भर के 100 सेक्टर्स हैं। मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, समय की कमी रहती है। मिनरल डिपार्टमेंट के एक IAS ऑफिसर थे, सेक्रेटरी, वो भी मेरे पास आके गए। न्यूक्लियर पावर के MD भी आके गए। सबसे सलाह करो, और अच्छाई पर किसी का पेटेंट नहीं है। अगर लेफ्ट पार्टी के सरकार ने एक आधा अच्छा काम किया है, ममता जी ने अच्छा काम किया है, आंध्र के कांग्रेस सरकार ने एक आधा अच्छा काम किया है, गुजरात की सरकार ने अच्छा काम किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने अच्छा काम किया है, जो जो अच्छा काम किया है वो सब साथ में लो। लेट अस प्रिपेयर ए प्लानिंग प्रोफाइल फॉर अवर इंडिया विजन 2025। प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल। सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर विचार करेंगे। आग्रह मत रखे मैं कहूंगा वो सही है। मिलकर काम करने की पद्धति को विकसित करना होगा। आप में से सब लोग विज्ञान के विद्यार्थी रहे। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + twice AB। This twice AB is a result of collective team spirit। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम माँ बेटों की, पिता पुत्र की, वन मैन आर्मी, प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टी नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी। मुझे कोई भी पूछता है क्यों हो रहा है ऐसा, क्या चल रहा है गडकरी जी पार्टी में, कोई भी आप में से आके मेरे घर में आके पूछता है मुझे, ये अधिकार है आप, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है। पर लोकतांत्रिक पार्टी यानी मतभिन्नता का प्रदर्शन करना नहीं। हम साथ में बैठेंगे, विचार विनिमय करेंगे, समाज और देश का हित सामने रखकर, गरीब का हित सामने रखकर नीतियां बनाएंगे, और यहाँ जहाँ सरकार में आएंगे उस नीतियों को अमल करेंगे और देश का तकदीर और भविष्य बदलेंगे। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर, बहुत क्लैरिटी के साथ यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। आप अच्छी तरीके से जुड़े हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर आप विचार कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन, वाटर, वायु सब इम्पोर्टेंट है। मैं एक एक विषय पर आपकी जानकारी जो है मैं हमारे गोपाल जी को कहूँगा, राजशेखर जी को कहूँगा, इसका रिपोर्ट बनाइए। सुधींद्र कुलकर्णी को मैंने कहा कि पूरा इसका सबका इकट्ठा करिए। कोई इंडस्ट्री पर काम किया, किसी ने एग्रीकल्चर पर काम किया, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पर, किसी ने फिशरीज पर काम किया, किसी ने E-गवर्नेंस पर काम किया, किसी ने रूरल डेवलपमेंट पर काम किया, किसी ने सोशल वेलफेयर पर काम किया, किसी ने आज महिलाओं की परिषद है, महिला आयोग, और इसमें काम करने वाले महिलाओं का प्लान बना रहे हैं। वर्क बोर्ड की भी हमने परिषद ली कि माइनॉरिटी का विकास कैसे हो। वी हैव गॉट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस कंट्री। इस देश की सभी समस्याओं का जवाब हमारे पास है। पंडित नेहरू कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात यह कहते थे कि जितने व्यक्ति है उतने सवाल है। हम ये करेंगे कि हम देश के सामने सवाल नहीं रहेंगे, और जितने सवाल देश के सामने उसको सुलझाकर देश का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करके इस देश को सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का सपना पूरा करके, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान, इसके आधार पर हम काम करेंगे। और काम करके इस देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदलेंगे। और जो काम हमको जिस फील्ड में बताया उस फील्ड में उसका उपयोग करेंगे और आगे जाएंगे। ये समझकर आप इस कॉन्फ्रेंस को लीजिए। मैं गोपाल जी को, राजशेखर जी को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत देखिए, इस देश में विचार भिन्नता का प्रॉब्लम नहीं है, इस देश में विचार शून्यता का प्रॉब्लम है। विचार नहीं करना है। आप बीजेपी जैसे लोकतांत्रिक पार्टी में आप इतने अच्छे विषयों पर विचार कर रहे हो, ये प्रोसेस को बढ़ाओ। इसके और छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग विषयों पर करो, अलग अलग विषयों पर अलग अलग टीम्स तैयार करो। और बीजेपी के सपोर्टर नहीं, विरोधक भी होंगे, विषय के एक्सपर्ट, उनसे भी सलाह करो। लेटेस्ट जितना थिंकिंग है उतना इकट्ठा करो और फिर एक जगह लाकर उस नीति बनाओ जिससे हम हमारे गरीबों की, हमारे देश की हम तकदीर बदल सकेंगे। और ये बहुत अच्छी शुरुआत इकोनॉमिक सेल ने की है। मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और मेरा बोलना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।